प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। आज उन्हीं दोनों प्लेटों से ही रिलेटेड है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये देखिए, वही कल वाली ही प्लेटें हैं P और Q, और इनके बीच में एक T मोटाई और एक परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युत नियतांक K है रखा गया है। यानी इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D हो तो आप कह सकते कि D माइनस T दूरी में एयर है और T दूरी में परावैद्युत पदार्थ रखा है। कल आपको बताया था बड़ा स्पष्ट कि अगर आपको किसी की भी धारिता निकालनी है तो हमको पोटेंशियल की आवश्यकता होगी, और पोटेंशियल के लिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। कल बताया था आपको कि E इक्वल टू V बाई डी से V इक्वल टू E बाई डी। तो सबसे पहले आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत यह है कि दो मीडियम हो गया, एक मीडियम जिसमें वायु है और दूसरा मीडियम है जिसमें परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युत नियतांक K है। अब जैसे हम मान लें कि इन एयर में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है। सपोज दैट कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह जो है कि आपकी E1 है। तो एयर में E1 की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा इक्वल टू Q बाई A कल पढ़ा था आपने, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आइए इन डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस परावैद्युत पदार्थ के भीतर, तो वहां होगा E2 इक्वल टू सिग्मा अपान, यहाँ केवल K हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू आप रख दें तो K A एप्सिलॉन नॉट। एक ही वैद्युत क्षेत्र को आपने कैलकुलेट किया था। आज चूंकि दो मीडियम है, परावैद्युत पदार्थ भी है वायु भी है, तो दोनों में अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया आपने। अब आइए पोटेंशियल। तो जैसे मान लें कि टोटल पोटेंशियल अगर V है तो V1 पोटेंशियल इन एयर एंड V2 पोटेंशियल इन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आइए जरा सा, V इक्वल टू V1 ये हो जाएगा आपका E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2। E1 E2 आपका निकाल दिया हूं पहले से। D1 की वैल्यू होगी आपकी D माइनस टी। देखिए यह एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यह एयर का डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस में फैला है। उसी प्रकार से जो D2 होगा आपका वह T के इक्वल होगा। अब देखें आप, तो इस तरह से अगर ये वैल्यू और E1 E2 की वैल्यू इसमें हम रख दें तो जो V होगा हमारा E1 सिग्मा सॉरी बदल दिया गया है उसको, तो जब बदल दिए हैं तो सीधे उसी का प्रयोग कर लें Q वाले का ही, यानी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस E2 Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T हो गया। देखिए Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, B इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें आप, D माइनस टी प्लस T बाई K यहाँ पे बच गया। ये भी की वैल्यू आ गई आपकी। अब आइए यदि संधारित्र की धारिता C हो तब C इक्वल टू Q बाई V।
अब यहाँ से आप कह सकते जैसा कि C इक्वल टू क्यू आई भी है, और आपको बताया था कि V को ही कैलकुलेट करना है, यानी V की वैल्यू अब अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें तो C इक्वल टू क्यू अपान, और V की वैल्यू है क्यू अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कट गया, A एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला जाएगा, तो कहा जा सकता है कि C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये कैपेसिटेंस निकल करके आया कब? तो जब इन दोनों प्लेटों के बीच में हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है टी मोटाई का। अब यहां से हम 2-3 केस को सॉल्व करेंगे, घबराइएगा नहीं, शॉर्ट नोट मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ बना करके, फिलहाल समझ लें और हो जाए, क्योंकि दोनों अगर एक साथ चलेगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा जो कि आपको देखने में दिक्कत होगी। फिलहाल पहला कंडीशन ये कि मान लीजिए पूरे में वायु हो या पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। यदि पूरे यानी दोनों प्लेटों के बीच पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो इट मीन्स T इक्वल टू डी। ये बढ़ा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, जब इसको बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो T बढ़ करके D के बराबर हो गया। जब T D के बराबर हो गया, इसमें आप रखेंगे तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D बाई के, ये दोनों कैंसिल हो गए, के ऊपर चला जाएगा के A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और ये वैल्यू कल जो वैल्यू निकाली गई थी उसमें पूरा हो गया। नाउ द सेकंड केस, पूरे भाग में एयर है, पूरे भाग में क्या है? एयर है। तो पूरे भाग में एयर है, इसका मतलब ये है ही नहीं है। हटाइए यहां से बाहर, जब इसको यहां से बाहर हटाएंगे तो T की वैल्यू हमारी 0 हो गई, और T की वैल्यू जब हमारी 0 हो गई तो ऐसे कंडीशन में C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 0 प्लस 0 बाई के, ये दोनों खत्म हो गए। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये देखिए कल लिखा था फॉर एयर और वैक्यूम, थोड़ा सा अंतर रखने के लिए आप इसको C नॉट कर सकते हैं, ना करिए वैसे ही रहने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एयर में है, ये जो है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है किसी मटेरियल का उसमें। तीसरा ये कि मान लीजिए T मोटाई का कोई मेटल रखा हो। तीसरा कंडीशन हमारा ये सपोज है कि T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ की जगह कोई मेटल रखा हुआ है, तो आप जानते हैं इसके बारे में कि इसके लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो जैसे ही K की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे 1/0 0 ऊपर चला गया, ये 0 हो गया, और तब C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T के इक्वल होगा। चौथा कंडीशन ये आपका हो सकता है कि मान लीजिए जैसे ये जो T मोटाई का है इसी में बांट दिया जाए, ऐसे बांट दिया जाए, ये T1 मोटाई का हो जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 हो जाए, ये T2 मोटाई का हो जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 हो जाए, T3 का हो जाए, T4 का हो जाए, ढेर सारे को ले लिया जाए और ये रखा हो, तब हमारा अगर इस तरह का कंडीशन है तब हमारा डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का वो कितना होगा। तो इसी फार्मूले पे आप आइए, पहले C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ये D है तो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बता नहीं है, वैसे रहने दीजिए D। इस T पे आइए तो अब ये टूट गया किसमें? T1 T2 T3 प्लस डॉट 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 में। T बाई K पे आइए तो प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये दोनों रिलेशन पहला और दूसरा। फिर एक बार जो है कि आपको ये दर्शा रहा है जैसे दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये K के इक्वल हो जाएगा। कल आपको बताए थे कि किसी माध्यम में धारिता निर्वात की धारिता की क्या होती है? K गुनी होती है। किसी भी माध्यम में जो धारिता होगी वह निर्वात की धारिता की कितनी गुनी होगी? तो K गुनी होती है।